We'll start a new topic today, which is performance appraisal. I told you that performance appraisal means, I think in the preliminary classes, I told you performance appraisal का मतलब होता है systematic evaluation of your performance at workplace. You must have heard this कि ये बोला जाता है कि for example किसी एम्प्लॉय का एक डेफिनेट टाइम के बाद उनकी सैलरी बढ़ी, ये सुने हो राइट? ये भी सुने होंगे कि कुछ दिन काम किया और फिर उसको जॉब से निकाल दिया. यू अंडरस्टैंड दैट? कुछ दिन काम किया एंड देन उसका प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया. You understand that? So this is known as, these are the outcomes of performance appraisal. What is performance appraisal? This is a systematic evaluation of your performance at workplace. आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन होता है आपके वर्क का, अभी तक आपने क्या किया उसका. अब ये जो एक लाइन का स्टेटमेंट है, ये इतना सिंपल नहीं होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. इसमें बहुत सारा फैक्टर्स काउंट किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में, ठीक है? ग्रेजुअली व्हेन वी मूव टू मेथड्स, we will come to understand कि इसमें बिहेवियर का कितना इंपॉर्टेंस है, इसमें एटीट्यूड का कितना इंपॉर्टेंस है, एंड अदर थिंग्स. अंडरस्टूड? नाउ जस्ट टेल मी, आंसर वन ऑफ माय क्वेश्चंस. अगर आप क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं और आप कभी भी आए कभी भी जाएं, टीचर के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप कुछ भी पढ़े, हम आए पढ़ा करके चले जाएं, तुम आओ पढ़ के चले जाओ, सिलेबस खत्म हुआ कि नहीं हुआ कोई तुमसे पूछने वाला नहीं, तुमको कैसा लगेगा? सोच के बताओ, ऐसे नहीं. मतलब रहा या ना रहा, पढ़ने तुम आ रहे हो, हम पढ़ाने आ रहे हैं, तुम पढ़ के जा रहे हो, हम पढ़ा के जा रहे हैं, लेकिन इसका तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा? तुमको कैसा फील होगा? मतलब मैम मतलब कोई प्रेशर कुछ नहीं रहेगा, जब आ गए नहीं आए, मतलब कोई वो नहीं, प्रेशर नहीं रहेगा. You will not be motivated. कुछ भी मोटिवेशन नहीं रहेगा. You will lose interest in your studies eventually, क्योंकि कोई जवाबदेही नहीं होगी. Similar is the thing when happens to employee in the organization. अगर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं किया जाता है, उसने कितना काम किया, उसके पोटेंशियल या उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं होती है, तो द एम्प्लॉय will lose interest in his work. That is why performance appraisal is treated to be one of the very good HRD mechanism. जब तुम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म पढ़ोगे, जो अब थर्ड ईयर में तुमको पढ़ना है, प्रॉपर एचआर, उसमें पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एचआरडी मैकेनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल. कि तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए अगर तुम्हारी गलती पे हम टोके ही ना, तो तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि तुमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं है, या कहाँ है इम्प्रूवमेंट की जरूरत. तुम किसी और डायरेक्शन में काम कर रहे हो और तुमको जरूरत किसी और डायरेक्शन में है. That is why this is supposed to be a very important mechanism for HR development, यानी human resource development mechanism में एक performance appraisal को बहुत importance दिया जाता है. Now performance appraisal, अभी तक हमने जो बात की उसका मतलब है कि तुम्हारा जो past performance हुआ उसी के बेसिस पे हम तुमको जज करेंगे या तुम्हारी मेरिट रेटिंग करेंगे. But these days, this trend has changed from merely performance appraisal to potential appraisal. Potential appraisal मतलब, मान लो कि आईटी में एक बड़ी सी कंपनी है, टीसीएस है, उसको एक बंदे को भेजना है ऑन साइट. ओके, उसको एक बंदे को भेजना है ऑन साइट. अब ऑन साइट भेजने में ऐसा तो नहीं है कि हैदराबाद से बैंगलोर ट्रांसफर करना है कि कर दो कोई बात नहीं है. नो, ऑन साइट भेजने का मतलब है ऑन एन एवरेज एक एम्प्लॉय पे 10 से 12 लाख का ट्रेनिंग का खर्चा होता है. ओके, सो यू रियली थिंक कि ऑर्गेनाइजेशन किसी को भी भेज देगी? नहीं भेजेगी. इसके पास पोटेंशियल होगा, और ये पोटेंशियल सिर्फ तुम्हारे पिछले 2 साल का काम किया हुआ नहीं है. इस पोटेंशियल का ये भी मतलब है
कि तुम फ्यूचर में कोई चीज टेकअप कर सकती हो कि नहीं, ठीक है। सो आई विल ऑल्सो थ्रू पोटेंशियल डेवलपमेंट, थ्रू योर पोटेंशियल अप्रेजल, फाइंड आउट कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। हम तुमको ऑनसाइट पे अमेरिका भेज रहे हैं एंड आई वांट टू पुट यू इन अ टीम। आई विल प्रीवियसली जज योर टीम बिहेवियर, कि तुम एक टीम में यहाँ काम पे हो तो तुम अगले भी टीम में काम कर सकती हो, राइट। सो दीज आर मेनी क्वालिटीज जो कि एक एम्प्लॉय में जज किया जाता है। पोटेंशियल या परफॉर्मेंस अप्रेजल इज वेरी वेरी टेक्निकल। नाउ किसी भी एम्प्लॉय के बारे में, जैसे say for example, I take your example, Akanksha has some objective characteristics and some subjective characteristics. Objective का मतलब जैसे इसका अटेंडेंस, ये ऑब्जेक्टिव है, हमको अटेंडेंस देखना है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसका शीट खोलेंगे और देख लेंगे कि ये मंथ में रेगुलर है कि नहीं है, बस इतना ही देख लेंगे। हर बिहेवियर, ये सब्जेक्टिव है। 4 टीचर से पूछोगे तो 4 टीचर इसके बारे में 4 अलग अलग बात बोलेंगे, राइट। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव बिहेवियर। तो एम्प्लॉय के बारे में ऑब्जेक्टिव बातें का अप्रेजल करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सब्जेक्टिव बातें, द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ वंस बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल योर एटीट्यूड एट वर्क, आप अपने कोवर्कर से लड़ जाते हैं बात बात पे, आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, आपका टीम में बिहेवियर बहुत खराब है या फिर बहुत अच्छा है, आप लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप आगे से आते हैं उसको लीड करने के लिए, कि आई विल बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग माय टीम टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरीके के कुछ बिहेवियर को भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल से अप्रेज करते हैं। एंड अदर फैक्टर्स लाइक योर थिंकिंग, कि तुम पॉजिटिवली थिंक करती हो कि नहीं किसी चीज के बारे में। देखो क्या होता है कि प्रॉब्लम हो सकती है किसी चीज से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बट द पॉइंट इज कि you have to find a way out. There has to be a way out. At the end of the day, in an organization, आप उस तरीके के एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं या आपको उस तरीके से पसंद नहीं किया जाएगा when you are one critical person always criticizing things. हर चीज में तुमको प्रॉब्लम दिखता है, राइट ऐसे लोगों को जनरली ऐसे भी पसंद नहीं किया जाता है और वर्कप्लेस में तो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। That you are not a part of solution, you are always a part of problem. इन चीजों को भी परफॉर्मेंस अप्रेजल से फाइंड आउट किया जाता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके लिए की पर्सनल का काम करते हैं। आप कुछ नया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, you need suggested measures. These people will always help you find a way out. Understood? तो पोटेंशियल अप्रेजल इज वेरी वेरी टेक्निकल और ये बहुत तरीके से होता है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोटेंशियल अप्रेजल या परफॉर्मेंस अप्रेजल? ये परफॉर्मेंस अप्रेजल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रही है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको उसका कोई पर्पस सर्व हो रहा है और आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, इससे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या आपके लिए भी कुछ बेनिफिट है। पहले डिस्कस करते हैं कि एज एन इंडिविजुअल या एज एन एम्प्लॉय क्या हेल्प होता है। सी परफॉर्मेंस अप्रेज होता है, सैलरी बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग, इससे क्या पता चलता है कि तुम कहाँ स्टैंड करती हो ऑर्गेनाइजेशन, राइट तुम कितने यूजफुल हो ऑर्गेनाइजेशन के, राइट सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर मैनेजर अच्छा है, दैट मैनेजर विल कॉल यू इन गुड स्पिरिट एंड दैट मैनेजर विल सजेस्ट यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि एम्प्लॉय ABC को इस फील्ड में हेल्प चाहिए,
इस फील्ड में उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए. अंडरस्टूड? सो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल पर्सनली हेल्प यू फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट. अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज योर कॉम्पेंसेशन एंड वेज डिटर्मिनेशन, राइट? योर वेज एंड कॉम्पेंसेशन डिटर्मिनेशन. अप्रेजल हुआ तो तुम्हारी सैलरी तुम्हारे परफॉर्मेंस के हिसाब से बढ़नी चाहिए. और किसको कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा ये कैसे डिटरमिन होता है? ये डिटरमिन होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से. द सेकेंड थिंग इज ट्रांसफर. मान लो कि आई हैव हायर्ड समबडी इन पटना एंड आई सी दैट पर्सन इज वेरी वेरी स्किल्ड. 2 साल उसको काम कराया, दोनों साल उसका अप्रेजल अच्छा आया है, and I can see the other qualities in that person too. And I think that keeping that person in Patna will be a kind of underutilization of his skill. I should transfer him to Delhi headquarters. वहाँ काम ज्यादा चैलेंजिंग है तो वहीं पे उसको भेज दिया जाए. On the contrary, दिल्ली में एक आदमी है जिसका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, उसको किसी छोटे जगह पे भेज दिया जाए जहां पर कि काम इतना चैलेंजिंग नहीं है. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट थिंग वाज कॉम्पेंसेशन, द सेकंड थिंग वाज ट्रांसफर, थर्ड इज प्रमोशन. एक बैच में मान लो कि 20-25 लोग ज्वाइन किए, क्या सबको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोट किया जाता है? नहीं किया जाता है. दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर ओन skill and your own caliber to perform the kind of caliber that you had which made your performance appraisal a good one. तो प्रमोट करने में भी कि किसको, क्योंकि आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे सीट्स कम होती जाती हैं और स्ट्रगल और ज्यादा होता जाता है, तो उसमें एक दूसरे को एक्सेल करना बहुत जरूरी हो जाता है. अंडरस्टूड? So in that case, performance appraisal also helps in determination of your promotion. Okay. Next is, you can say probation period. Determination of probation period. Probation क्या होता है? जस्ट ज्वाइनिंग पे जब वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता है 1 साल के लिए उसको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, वहाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, सीखते भी रहते हैं. Okay, but probation is not always for 1 year. It is also for 6 months. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे होटल मैनेजमेंट के स्टाफ को लिया जाता है, उनका प्रोबेशन 6 मंथ्स ही होता है. ठीक है? और कहीं कहीं ये प्रोबेशन पीरियड 2 साल का भी होता है. प्रोबेशन पीरियड से तो किसी को नहीं निकाला जाता होगा ना? निकाला जाता है, वही तो पढ़ा रहे हैं हम कि परफॉर्मेंस अप्रेजल also helps you in determination of probation period. मतलब प्रोबेशन पे क्यों रखा जाता है? सिलेक्शन का क्लास किए हो तुम लोग? नहीं, मुस्कान इज नॉट दैट, यू हैव आल्सो नॉट दैट. सिलेक्शन पीरियड में हम तुमको सिलेक्शन के क्लास में हम पढ़ाए थे कि जो सिलेक्शन का स्टेप्स होता है वो होता तो बहुत इफेक्टिवली डिजाइन, लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ अ रॉन्ग एम्प्लॉय क्रीपिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. अलग-अलग टाइप का टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट. यस, 6-7 लेवल का होता है. यस. So the entire selection process make sure कि आप best employee को organization में hire करें. लेकिन no matter आपने कितना rigorous employment test लिया, कितना rigorous interview लिया, still हो सकता है कि कोई गलत employee, कोई incompetent employee आपके organization में आ गया है, तो फिर उसको probation पे आपने रखा. जब उसका परफॉर्मेंस अप्रेज किया तो आपको ये पता चलेगा कि शायद वो अभी भी तैयार नहीं है फुल टाइम एम्प्लॉय बनने के लिए. इन दैट केस व्हाट विल यू डू? यू विल इंक्रीज देयर प्रोबेशन पीरियड कि शायद उसको 6 मंथ की और ट्रेनिंग की जरूरत है. और कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऐसा होता है कि आप पूरा प्रोसेस कर लेने के बाद, ट्रेन हो जाने के बाद भी 2 एग्जाम होता है आपको कंफर्म करने के लिए. पहली बार वो आपका टेस्ट लेगा, हालांकि एग्जाम्स बहुत टफ नहीं होता है, स्टिल पहली बार आपका टेस्ट लिया जाता है. आप अगर उसमें फेल हो गए तो आपको दोबारा चांस मिलेगा.
अगर दोबारा फेल हो गए तो आपकी सर्विस टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर जजिंग द प्रोबेशन पीरियड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉय। नहीं, बट देन यू हैव टू परफॉर्म एक्सेप्शनली बैड ऑन प्रोबेशन। अब तुम इतने पुअर हो कि तुम इंटरव्यू को क्रॉस कर रहे हो तो कुछ तो टैलेंट। एंड देन रिटन टेस्ट आल्सो, दीस एग्जाम्स दे टेक एप्टीट्यूड टेस्ट आल्सो ना, एंड यू मस्ट हैव क्वालिफाइड इन एप्टीट्यूड के बाद इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इसलिए लिया, हाँ, पर्सनालिटी देखने के लिए। यू मे बी अ वेरी गुड इंट्रोवर्ट, जो तुम 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बना लेती हो कोना में बैठ के, ऐसे लोग होते हैं ना। लेकिन अगर तुमको बिजनेस में जाना है और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, तुम किसी नए आदमी से बात ही नहीं कर सकती हो, तो तुम्हारे उस इंटेलिजेंस का ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? नथिंग। दैट इज व्हाई ऑलवेज अ स्मॉल इंटरव्यू इज परफॉर्म्ड आफ्टर योर रिटन टेस्ट। और कमाल की बात ये होती है कि नो मैटर आपको कितना हाई मार्क्स हो रिटन में, अगर आप इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपको पूरे एग्जाम में फेल कर दिया जाता है, यानी एक पास मार्क्स इंटरव्यू में भी होता है, ठीक है। सो व्हाट ऑल पॉइंट्स वी डिस्कस्ड, बताओ। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव्स बताओ। पॉइंट क्यों? वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। नेक्स्ट यू टेल मी। प्रमोशन पहला लिखो, वेज एंड सैलरी डिटर्मिनेशन, wage and salary determination, next transfer, next promotion, next determination of probation period, identifying high performance individuals, bonus and incentive linked performance, okay. Now we'll discuss the next 2 points there. Last point क्या है? बोनस एंड इंसेंटिव लिंक्ड परफॉर्मेंस। हाँ, उसके पीछे एक हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स भी है। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में जब हम बेनिफिट्स पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को हम कुछ बताए थे हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल्स के बारे में, डू यू रिमेम्बर? अच्छा, परफॉर्मेंस अप्रेजल से ऑर्गेनाइजेशन ये तो डिटरमिन कर लेगी कि उसके की परफॉर्मर्स कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे एम्प्लॉइज कौन है उसके, राइट? लेकिन आइडेंटिफाई करके वो क्या करेगी? उन सबको उस जगह रखेगी जहाँ एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके उन लोगों का काम। उसके अलावा ग्रुप का हेड बना सकती है ताकि वो लोग लीड कर सकें। उसके अलावा अच्छा, वो हाई परफॉर्मर्स है तो वो तो दूसरे कंपनी में भी हाई परफॉर्मर रहेंगे ना। तुम अच्छी हो स्टूडेंट तो तुम किसी भी कॉलेज में अच्छी रहोगी, तो फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है? अरे the company will try to retain those people, right? Because these are the real assets of the organization. और फिर कंपनी चाहेगी, बेनिफिट्स प्लान डिजाइन किया जाता है ना उस हिसाब से की परफॉर्मर्स को रिटेन करने के लिए। This is why we need to identify high performing individuals and we keep these people in extra इस स्किल सेट को, ताकि कंपनी अगर कुछ नया या कुछ बड़ा करने जा रही है तो उसको इमीडिएटली वो वैसे लोगों को उसमें डिप्यूट करेगी। नहीं आता है, ये फ्रेशर के लिए है भी नहीं। हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का मतलब जनरली मिडिल मैनेजमेंट से स्टार्ट होगा, जिसको एक्सपीरियंस है, हाँ, जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, बोनस एंड इंसेंटिव लिंक। व्हाट इज इंसेंटिव? हाँ, एक्स्ट्रा एंड दिस इज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ये मॉनिटरी है एंड दिस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। जैसे आप टारगेट ही है, ये टारगेट बेस्ड ही होता है।
जैसे तुम लोग को हम ऑफर लेटर समझाए थे, 4.5 लाख पैकेज है अगर सेल्स का, 3.5 फिक्स्ड होता है और 1 लाख इंसेंटिव होता है। मतलब 3.5 तो तुमको मिलेगा, उस 1 लाख के लिए तुमको टारगेट अचीव करना पड़ेगा, सीटीसी में टोटल लिखा और सीटीसी में वो टोटल लिखा रहता है। ठीक है, so that is called incentive. Now if somebody is performing really well in the organization, then that target will be achieved and then the organization will plan incentive plans for it. तो अच्छे परफॉर्मेंस तुम करते रहोगी तो तुम्हारा भी मोटिवेशन रहेगा कि मुझे इंसेंटिव मिल रहा है। LIC का जो एजेंट होता है वो जितना सेल करता है उतना उसको इंसेंटिव मिलता है, उस पे कमीशन की तरह तुम इसको समझ सकती हो। ओके, तो these were some of the objectives of performance appraisal for the organization. और for the individual क्या बताए थे? For the individual मतलब employees के लिए self improvement, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ देयर आर सम मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये हम कैरी आउट करने का, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, बट देयर आर सम मेथड्स कैसे होता है अप्रेजल। देयर आर सम ट्रेडिशनल मेथड्स एंड देयर आर सम मॉडर्न मेथड्स। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड्स मोस्टली पास्ट ओरिएंटेड होता है, जो काम तुमने कर दिया उस बेसिस पे जब हम तुम्हारा अप्रेजल करेंगे तो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, जिसमें 4-5 आता है, बताएंगे हम। और मॉडर्न मेथड्स, देखो ट्रेडिशनल जब ओवरटेक हो जाता है मॉडर्न से, इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल में कुछ फ्लॉज था, कुछ कमी तो रह गई थी जो शायद मॉडर्न लेवल ऑफ बिजनेस को केटर नहीं कर पा रही है। The need cannot be catered by the old methods. जो पुराने मेथड्स हैं वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हैं, यानी हम ये बोलें कि मुस्कान अच्छी है तो ये नहीं समझ में आएगा कि वो कितनी अच्छी है या वो कितनी अच्छी नहीं है। और अगर हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं इसको, तो मेरे लिए इसको अप्रेज करना मुश्किल। अब अच्छी है, तुम सोचो कि यहाँ 2 लाख एम्प्लॉई हैं, अब हम 2 लाख एम्प्लॉई में से 1.5 लाख को अगर ये बोले कि अच्छे हैं, तो तुमको कुछ ठीक से क्लियर कट नहीं मिलेगा रिजल्ट इसका। ओके, सो दैट इज व्हाई these modern methods have been changed from traditional methods. सिर्फ मेथड्स लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। राइट, अप्रेजल मेथड, एक साइड पे ग्राफ बना के लिखो मॉडर्न, ऐसे करके लिखो चार्ट बना के ट्रेडिशनल, और एक साइड पे मॉडर्न। ट्रेडिशनल में लिखो पहला रेटिंग मेथड, सेकंड लिखो रैंकिंग मेथड, थर्ड एसे मेथड, ऐसे 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 काउ पे ऐसे, वही वाला ऐसे। नेक्स्ट यू राइट फील्ड रिव्यू मेथड, फील्ड रिव्यू में हाँ। Then you write forced comparison method. And the last one you write critical incident method. Critical incident method. Modern method में लिखो bars, B capital में, सब capital में, BARS, हाँ, BARS bars, behaviorally anchored rating scheme. Then you write MBO, management by objective. कौन दिया था किस ईयर में? 1954. चलो MBO. Next 360 degree appraisal. 360 degree appraisal. Next you write assessment center. Okay.
नाउ इन सब में तुमको एक सबको हम इलैबोरेट करके बताएंगे कि वो क्या होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बताएंगे, बार्स बताएंगे और 360 डिग्री अप्रेजल डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके